हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास इसका सीरीज चालू करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत पर अरबों का आक्रमण ये टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मैं हाईलाइट का यूज करूँगा। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ पर आप कुछ मेजर ट्राइब्स जो कि मध्यकालीन भारत इतिहास में भी पाए गए, आप उनका मैप देख सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है महमूद गजनी का है। तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीनुद्दौला तथा यामीनुल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नोट की बात करें, सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध जिसमें पहला है तराइन का प्रथम युद्ध
1191 में लड़ा गया गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। परिणाम ये हुआ कि चौहान विजयी हुए। दूसरा युद्ध त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, गौरी विजयी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, गौरी एवं जयचंद के बीच, गौरी विजयी। नोट की बात करें, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। अगला टॉपिक है सल्तनत काल। गुलाम वंश पहला है इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। अब मंगोल के बारे में कुछ छोटा सा विवरण। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। अब यहाँ पर नोट की बात करें, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोहना के निकट करवाया था। आप यहाँ स्लेव डायनेस्टी को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार था। ये जाट इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जेतल। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। तो ये इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य थे। इल्तुतमिश पहला शासक जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर
तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। अब यहाँ से अगला वंश खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। यह खिलजी डायनेस्टी है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाब्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसमें खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, जो पहले 25% था, अब 75% हो गया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। यहाँ स्टार लगा हुआ है तो इसके बारे में नीचे कुछ दिया गया होगा। 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है दीवान, फारसी में कविताओं का संग्रह है। दीवान है नूह सिपेदर एवं मनसबी देवल रानी खिजर खां यानी दुखद प्रेम कथा है ये। और इसका स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 11 से। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। कहाँ? दक्षिण भारत की विजय के लिए। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवीय अधिकार सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था।
अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहना मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुह सलातीन इस्लामी की कृति है। रिहला किसका लिखा हुआ है? इब्न बतूता का। और फुतुह सलातीन ये इस्लामी का लिखा हुआ है, और खजानुल फुतूह ये अमीर का लिखा हुआ है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर यानी नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अब बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हम देखते हैं। पहला, दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान रियासत। शहना मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। फिर है बरीद, बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। और आखिर में है मुन्हियान या गुप्तचर, यानी गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो आप दीवान रियासत इसे याद रख सकते हैं। मतलब ये सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक बार देखें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला चराई कर, ये दो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा है गढ़ी कर, यानी घरों एवं झोपड़े पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतुगुल ख्वाजा के नेतृत्व में, और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारतार्क के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगीत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहन कर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। यहाँ से अगला वंश तुगलक वंश, जो कि इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1398 ईस्वी तक शुरू होता है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। यहाँ तुगलक डायनेस्टी आप देख सकते हैं, ये तुगलक डायनेस्टी है। कहाँ कहाँ तक फैली है आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण ये पता नहीं क्यों हो जाता है, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिशासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल यानी खुरासान से ताजे फल मंगाए जाते थे। ताजे फल एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27 ईस्वी के बीच कर दी। राजधानी परिवर्तन हुआ 26-27 के बीच में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 ईस्वी में 1329-30 ईस्वी में हुआ और इसी क्रम में खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इन्होंने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी हमने जो सांकेतिक मुद्रा के बारे में पढ़ा, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार कांसा, तांबा बरने के अनुसार तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। नोट, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार के थे। पहला, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था और दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथन अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्य अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, जिसमें पहला खराज यानी लगान, दूसरा खम्स यानी इसमें युद्ध में लूटे का माल होता था, तीसरा जजिया एवं चौथा जकात को वसूल का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर
जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरागांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत फिरोजशाही में मिलता है। इसके लेखक अज्ञात हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा, नागरकोट अभियान 1361 ईस्वी के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को यानी लगभग 300 के आसपास, कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोजशाही था, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुसर्क पूर्व अधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। यह हम पहले बात कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ से अगला वंश है सैयद वंश, 14 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं देपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अगला है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी के बीच। लोधी वंश का संस्थापक बहलूल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलूल शाहगाजी, पता नहीं क्यों बार बार हो जाता है, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलूल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलूल लोधी को दिया जाता है। बहलूल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1498 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह है सैयद डायनेस्टी और यहाँ पर लोधी डायनेस्टी आप देख सकते हैं।
1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ, जिसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। नोट: दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। इसमें पहला है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। कुछ फैक्ट है, इन्हें देखना होगा। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। किस काल में? लोदी वंश के शासन काल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा गया। मजलिस खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार खास क्या है? बार खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। वही फिर से आ गया। यहाँ से हमारा है बार आजम। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार आजम मतलब सुल्तान जो राजकीय कार्य होते थे उनका अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। तो दीवान रियासत का ये काम होता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। अब मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग की चर्चा करते हैं। एक तरफ मंत्री है, दूसरी तरफ विभाग है। वजीर जो कि प्रधानमंत्री होता था, उसका विभाग राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रफ मुमालिक, इसे महालेखाकार भी कह सकते हैं। मुशर्रफ मुमालिक ये प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमूआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना मजमूआदार का काम होता था। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवान खैरात दान विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग और दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग हुआ करता था। इसी तरीके से अब विभाग की बात करें और बनाने वाले सुल्तान की बात करें तो दीवान मुस्तखराज यानी जो वित्त विभाग हुआ करता था उसको बनाने वाले अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग बलबन ने बनाया। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 विभाग बनाए, दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इस्तेहाक। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था।
यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। एकताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। सॉरी। अब राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं, यानी कर व्यवस्था। उसर क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जक़ात, मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी इस संपत्ति का यह 40वां हिस्सा होता था। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता था। नोट, खम्स के बारे में जान लेते हैं। यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग होता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं दिया। अगला, सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। अब यहाँ पर जो दशमलव प्रणाली है, जैसे कि 10 अश्वारोही एक सरे खेल के बराबर होता था, और 10 सरे खेल एक सिपाह सालार के बराबर, और 10 सिपाह सालार एक अमीर के बराबर, और 10 अमीर एक मलिक के बराबर, और 10 मलिक एक खान के बराबर होते थे। स्थान और प्रसिद्धि के कारण इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्थान है सरस्वती, क्यों प्रसिद्ध हुआ? अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिलवाड़ा, ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सतगांव, रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध। आगरा, नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। बनारस, सोने चांदी व जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। मुस्लिम कानून 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा व कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सुल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ हमारा अगला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट होता है, तो इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में इसे भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। आप हम्पी बता सकते हैं? हम्पी किस नोट में छपा हुआ है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम्पी के यहाँ नोट दिया गया है। हम्पी के भग्न अवशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, ये इनके द्वारा प्रकाश में लाया गया। अब संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में देख लेते हैं। हरिहर का शासनकाल 1336 से 56 के बीच में है। बुक्का प्रथम
1356 से 1377 ईस्वी के बीच में है। 1356 से 1377 के बीच में। हरिहर द्वितीय, इनका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी के बीच में। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी के बीच। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के बीच। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी के बीच। और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी के बीच। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र दियो के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलू, तुलु एवं अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम की जो शासनकाल का समय है वो 1356 से 77 के बीच में है। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। अब अष्टदिग्गज में शामिल कवि भी हैं, इनका भी हम बाद में देख लेते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखें। ये विजयनगर एम्पायर है, इसके ऊपर क्या क्या है आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत में यहाँ पर स्थित था। ये संगम। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं जो हम फैक्ट छोड़े थे। अष्टदिग्गज में शामिल कवि पहले थे अल्लसनी पेद्दन, इनकी रचना है मनुचरितम एवं हरिकथासार। दूसरे कवि हैं नंदीतिम्म, इनकी रचना है परिजात हरण। अगले है भट्टमूर्ति, इनकी जो रचना है नरस भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। अगले कवि है दुर्जति, इनकी रचना है कलहस्ती महात्म्य। अगले कवि है मल्लन, इनकी रचना है राजशेखर चरित। अगले कवि है अच्युतराज रामचंद्र, इनकी रचना है सकल कथासार संग्रह एवं राम अभ्युदयम। अगले कवि हैं पिंगाली सूरत, इनकी रचना है राघव पांडी। अगले कवि है तेनाली रामकृष्णन, इनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं तेलुगु के 5 महाकाव्य में पहला है आमुक्तमाल्यद, इनके रचनाकार है कृष्णदेवराय। दूसरी महाकाव्य है मनुचरितम, इसके रचनाकार अल्लसनी पेद्दन, जो कि हम ऊपर कवि के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरे हैं वसुचरित भट्टमूर्ति। अगला महाकाव्य है राघव पांडव्यमु, रचनाकार है पिंगली सूरत की। और अगला महाकाव्य है पांडुरंग महात्म्य और इसके रचनाकार है तेनाली रामकृष्ण। अभी हम इसको इस पेज में पर देखे हैं। पांडुरंग महात्म्य के बारे में भी, राघव पांडे के बारे में भी और अल्लसनी पेद्दन इनके बारे में भी जिक्र हुआ है। तो ये सब महाकाव्य लिखे हुए हैं ये कवि जो हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रहुण देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश, जो कि इनका शासनकाल 1485 से 1506 ईस्वी के बीच में है, इसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। तुलु वंश, इसका जो टाइम पीरियड है 1505 से 65 के बीच में है, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी।
कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसका ऊपर हमने वर्णन देख लिया है। अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। आंध्र कविता का पितामह यह भी हमने देख लिया है। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। पहला तुंगभद्रा के द्वाब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा वाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश, इसका टाइम पीरियड है 1570 से 1672 ईस्वी के बीच। इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक अरंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। पहला प्रांत, फिर उससे छोटा कोट्टम या वलनाडु, जिसे जिला भी कहते थे। वलनाडु के बाद नाडु, मिलग्राम, ये 50 ग्राम का समूह होता था और फिर उर यानी ग्राम में विभाजित था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो आमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था क्या है? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्राम इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैधानिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, पहला यात्री है निकोला कोंटी। ये किस देश से आया था? इटली, और काल इसका है 1420 ईस्वी। शासक किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के काल में। दूसरा है अब्दुल रज्जाक, फारस देश का था। 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तीसरा है नूनिज, ये पुर्तगाल से 1535 ईस्वी में अच्युत राय शासक के दरबार में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा पुर्तगाल से 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व के दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर या वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली क्या है? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी।
रत्कोड़गे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा जो स्वैच्छिक था विद्यमान था। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक बहमनी राज्य शुरू होता है। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।